जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 37 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 20 जून 2025 को सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता। तो श्रीलंका है भी, श्रीलंका है वो भूमि सीमा साझा नहीं करता है, तो आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगी। बाकी म्यांमार है ये पूर्वी क्षेत्र में है भी, ठीक है, पूर्वी साइड में। भूटान है वो उत्तर की साइड में हो जाएगा भी। और उसके बाद में अफगानिस्तान है ये उत्तर पश्चिम के अंदर आ जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में 27.9 किलोमीटर जाने में 39 मिनट लगते हैं, और स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है, वो 9:4 दे रखा है। और नाव को धारा के विपरीत दिशा में 18.9 किलोमीटर और धारा की दिशा में 51.3 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले देखो भी आपको विपरीत दिशा में 27.9 किलोमीटर जाने में 39 मिनट लगते हैं। अब यहां से आप है वो प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल आप चाल निकाल सकते हैं, और धारा के प्रतिकूल चाल आप x माइनस वाई लेते हो भी, सापेक्ष चाल होती है वो x माइनस वाई होती है भी, ठीक है। तो यहाँ पे 27.9 किलोमीटर की जो दूरी है वो आप 39 मिनट में करते हो कवर। अब 39 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो आप 60 से भाग लगा दो, क्योंकि 60 एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वो 60 आपका ऊपर आ जाएगा भी। यहाँ से दशमलव उठाओगे नीचे जीरो लगेगा, तो जीरो से जीरो आप कैंसिल कर दो भी। तो इसके अंदर है वो आपके पास में मान कितना बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में मान आ जाएगा 558/13। 558/13 ये आपके पास में किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा भी। ये प्रतिकूल चाल आ जाएगी इसकी, यानी x माइनस वाई का मान है वो आपके पास में 558/13 किलोमीटर पर घंटा आ गया, ठीक है। अब इसको देखो भी, यहां से इसके अंदर आपको अनुपात दे रखा है 9:4 है। अब मैं अगर बात करूं अनुकूल धारा के, यानी अनुकूल अगर चाल आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा, 9 + 4 धारा के अनुकूल x + y होता है भी, ठीक है, और वो मान कितना 13 है। देन उसके बाद में अगर मैं प्रतिकूल की बात करूं तो प्रतिकूल मेरे अनुसार कितना है, तो प्रतिकूल आप बोलोगे सर 9 - 4 बराबर में 5 किलोमीटर पर घंटा, और 5 किलोमीटर पर घंटा का मान है वो मेरे पास में क्या दे रखा है, ये दे रखा है 558/13। तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो यहां से एक का मान है वो आपके पास में आ जाएगा 558/13 अपॉन में 5। ये एक का मान है, आपको 13 का मान ज्ञात करना है, यानी अनुकूल ज्ञात करना है। प्रतिकूल तो आपको पता ही है, अनुकूल ज्ञात और कर लो, तो अनुकूल ज्ञात करोगे तो ये 13 से 13 कैंसिल कर दो तो आपके पास है 558/5 किलोमीटर पर घंटा है वो आपके पास में चाल आ गई। अब देख लो भी विपरीत दिशा में 18.9 जा रहा है, 18.9 किलोमीटर जा रहा है, चाल क्या रहेगी आपकी, तो 558/13, तो वो 13 आपका ऊपर चला जाएगा भी। तो यहां से आपके पास में समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी आपके पास में ये चाल आपके पास में लगा दी, तो यहां से आपके पास में मान कितना बनेगा, तो ये मान है वो आपके पास में 0.44 आ जाएगा, 0.44 घंटे है वो आपके पास में इसमें मान आ जाएगा। अब प्रतिकूल आपको अनुकूल जाना है, अनुकूल कितना जाना है, तो 51.3 किलोमीटर जाना है, तो 51.3 किलोमीटर, और किस हिसाब से जाना पड़ेगा, तो 558 558/5 है, तो वो 5 आपका ऊपर आ जाएगा,
ठीक है, दशमलव हटाओ, नीचे जीरो लगा दो भाई, 5 से कम 5, 5 2 10, देन उसके बाद में इसको सोल्व आउट करोगे तो ये मान आपके पास में 0.45 आ जाएगा भाई, 0.45 घंटे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास में टोटल समय कितना आ जाएगा, टोटल समय पूछा है इसने, तो 0.44 और प्लस में 0.45, तो ये आपके पास मान है वो 0.9 के करीबन आ जाएगा भाई, 0.9 के करीबन। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी अप्रैल 2025 के पूर्वानुमान के अनुसार 2025 के लिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अनुमानित यूएस जीडीपी वृद्धि दर कितनी है, तो वो आपका 1.8% है भी, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 81 से विभाज्य है। 81 से विभाज्य होने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 81 को 9 इंटू 9 कर सकता हूं भी, 9 इंटू 9, और 9 का डिवाइड रूल ये बोलता है भी अगर कोई संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखो भाई यहाँ पे 5 और 4 9, ये 9 हो गया तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, और 8 और 5 13, 13 है वो 9 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। 5 और 2 7 और 2 9, उसके बाद में 3 है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड, ये 9 से डिवाइड नहीं होगी भी। उसके बाद में यहां से देखें तो 8 और 7 15, 8 और 7 15, 15 और 4 19, और 19 और 6 25, 25 है वो आपका 9 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद में फिर ऑप्शन ही एक बचा है, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, ये 81 से डिवाइड हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंतर्गत है वो थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। यहां पे आपको एक त्रिभुज दे रखा है भी, और उस त्रिभुज का नाम है BDE, BD और E। अब ये बताना है भी त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC के, ठीक है, DE पैरेलल है AC के, जहां D और E क्रमशः भुजा AB और BC पर स्थित है। यदि BD बराबर 12 सेंटीमीटर है, AD बराबर 11 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। यहां पे मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, ये आपका एक त्रिभुज है और इसका नाम क्या है भी, इसका नाम है ABC, A B और C। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है यहां पे भी जो आपका DE है वो AC के पैरेलल है, DE है वो AC के पैरेलल है, ये लो भी, ये आपका D है और ये आपका E है और ये AC के पैरेलल है। अब इसमें आपके दोनों के दोनों त्रिभुज है, यानी आपके जो ABC त्रिभुज है वो समरूप होगा भी, वो आपका समरूप होगा किसके, कौन से त्रिभुज के, तो त्रिभुज BD और E, BD और E के ये त्रिभुज है वो आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे भी। देन उसके बाद में समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है भी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है वो क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी बात, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है वो उसका क्षेत्रफल भी होता है। तो यहां पे आपको ज्ञात करना है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज ADE का क्षेत्रफल। अगर मैं पूरे त्रिभुज का, इस पूरे त्रिभुज का यानी बड़े वाले त्रिभुज का ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर मैं घटा दूं, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूं, तो मेरे पास में ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बचेगा। तो यहां पे मेरे पास में मैंने अभी आपको क्या बताया था, अभी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्ग का जो अनुपात है वो आपका क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहां पे आपके पास में ABC का क्षेत्रफल, ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और अपोन में आपके पास में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अभी, तो ये हो जाएगा आपके पास में AB, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर अपोन में आपके पास में DB का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB कितना है, तो आपको दे रखा है DB 12 दे रखा है और AD 11 दे रखा है, तो इससे है वो आप AD टोटल कितना हो जाएगा AB, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 प्लस में 11 यानी आपके पास में 23 आ जाएगा। ये आपके पास में 23 आ गया, तो यहां से आपके पास में ये बनेगा 23 का स्क्वायर 529 बटे ये हो जाएगा आपके पास में 144, ये लो भी। अब छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है जो आपके पास में BDE है, इसका जो क्षेत्रफल है वो तो 144 है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो चतुर्भुज है
और ये है ADEC, और इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 529 माइनस में 144, तो यहाँ पे आपके पास में 5, देन उसके बाद में ये बचेगा 12 में से 4 गया 8, और ये बनेगा आपके पास में 485, तो ये आ जाएगा 144:485, 144 नहीं 385 आएगा भाई, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा ना, 385, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कितनी धनराशि के साथ समुद्री विकास कोष स्थापित किए जाएंगे, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 25,000 करोड़, 25,000 करोड़, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। अगला देखो भी, अब सम के अंदर तो आपको 2 जोड़ना है और विषम के अंदर वो आपको 2 जोड़ना है भी, सम के अंदर भी 2 जोड़ना है, विषम में भी 2 जोड़ना है, तो 4 2 6, 7 और 2 9, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 6 और 2 8 और 2 2 4। अब इसने बताना भी इस प्रकार अंतिम 2 यानी नई संख्या में अंतिम 2 और पहले 2 का योग बताओ भी, अंतिम 2 और पहले 2 का योग, तो यहाँ पे तो 12 हो गया और ये 9 और 6 15, दोनों का योग है वो आपके पास में कितना हो गया, 27, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको यहाँ पे देखना है कौन सी शर्त लागू हो रही है, पहले शर्त बताओ। तो इसके अंदर ये बोला भी यदि पहला अवयव एक संख्या है, पहला अवयव एक संख्या यानी 5 एक संख्या है, अंतिम अवयव एक प्रतीक है, अंतिम एक प्रतीक है भी, और इन दोनों को पहले और अंतिम अवयव के कूटों को आपस में चेंज कर देना है, तो पहली शर्त लागू हो रही है। दूसरी शर्त देखो, यदि पहला और अंतिम अवयव विषम है, पहला और अंतिम, पहला तो विषम है लेकिन अंतिम विषम नहीं है भी, यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, तो दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी गलत है। तो इसके अंदर हैज को ये प्रतिशत को लिखेगा G और 5 को क्या लिखेगा, A लिखेगा भी, देन उसके बाद में हैज को क्या लिखेगा, N लिखेगा, 6 को क्या लिखेगा, तो 6 का इसमें है नहीं भी, 6 का इसमें नहीं है, 4 को क्या लिखेगा, तो 4 भी इसमें नहीं है, तो एक बार इतने मिला लो, तो G और N, G के बाद में K आ रहा है तो ये भी नहीं होगा भी, G के बाद में N आ रहा है तो फिर G का ऑप्शन ही फिर एक आपके पास में लास्ट में K आ रहा है, तो यहाँ पे 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, तो आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट करो, आरोही क्रम होता है आपका छोटे से बड़ा क्रम, आरोही क्रम के अंदर है वो सेट कर लो। तो सबसे पहले है वो आपके पास में क्या आ जाएगा अभी, 12 आएगा, देन उसके बाद में आपका 19 आएगा, उसके बाद में 24 आएगा, फिर आपके पास में 56 आएगा, फिर 70 आएगा, देन उसके बाद में 71 आएगा, फिर 77 आएगा, फिर आपके पास में 80 आ जाएगा, देन उसके बाद में आपके पास में 88 आ जाएगा भी, और उसके बाद में 98 आ जाएगा, और उसके बाद में 99 आ जाएगा भी। तो यहाँ से आपके पास में टोटल संख्याएं 11 है, तो 1 2 3 4 5 मिड वैल्यू निकालनी है भी आपको, 5 इधर आ जाएगी और 5 इधर, बीच की जो संख्या वही आपकी माध्यिका हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक शैली रचना का भाग नहीं है, कर्नाटक शैली रचना का भाग नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये चतुरंग है, ये कर्नाटक शैली रचना का भाग नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी SECC 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत परिवार सबसे गरीब वर्ग में वर्गीकृत किए गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.89%, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी 7 कैंडिडेट हैं और सभी के मुख है वो उत्तर की ओर है, एक पंक्ति के अंदर बैठे हुए, सभी का मुख है वो उत्तर की ओर है और एक पंक्ति के अंदर बैठे हैं। अब M के दाईं ओर कोई भी नहीं बैठा, M के दाईं ओर कोई नहीं बैठा भी, तो ये लो भी M एकदम दाईं है, फिर M के दाईं ओर और कोई है ही नहीं, तो एकदम दाईं M बैठा है, M और R के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 और 3, यहाँ पे आपका R आ जाएगा भी। आगे इसने बोला है भी R और L के बीच में 2 लोग हैं, तो L आपका यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो L आपका यहीं पे आएगा भी, L है वो आपका यहीं पे आएगा। उसके बाद में इसने बोला भी K है ना वो I के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, एक बार इसको होल्ड पे रख दें। देन उसके बाद में इसने बोला भी J है वो I के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है भी, J है वो I के दाईं ओर, अगर मैं I को यहाँ पे रख दूं
तो आई के दाईं और जे आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी के है ना वो आई के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, तो आई का बायां तीसरा ये होगा, पहला दूसरा और तीसरा के आपका यहां पे है। उसके बाद में एक कैंडिडेट आपका बच गया कौन सा, जो कि आपका ये आई आ गया, जे एल एन बच गया, एन आपका यहां पे आ जाएगा अभी। अब पूछा इसने ये है भी एन और एल के बीच में कितने व्यक्ति है, तो एन और एल के बीच में टोटल 3 व्यक्ति है भी। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी श्रीमान आई बिंदु एम से शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। दक्षिण की ओर है वो 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, तो ये लो भी दक्षिण की ओर हमने 1 किलोमीटर ड्राइव करवा दिया भी, ठीक है। देन उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं भी। ये लोग भी दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। देन उसके बाद में दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर वे बाएं ओर मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। अब 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं तो ये लोग भी बाएं ओर मोड़ दिया, 3 किलोमीटर ड्राइव करा दिया, फिर वे बाएं ओर मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। अब बाएं ओर मुड़ेंगे तो 4 किलोमीटर ड्राइव करेंगे, तो ये लोग भी 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। और उसके बाद में अंतिम बार वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, तो 3 और 1 4 एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में चले जाएंगे भी। ये लो भी 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। अब आपको बताना भी बिंदु एन पर रुक जाते हैं, ये बिंदु एन है, एम से उन्होंने शुरू किया था भी। अब एम पर फिर से पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा और कितनी दूर, एम पे वापस पहुंचना तो उसे ये दिशा पकड़नी पड़ेगी, ये इस दिशा में जाना पड़ेगा। और ये दिशा कौन सी आपकी, ये दिशा आपकी पश्चिम में भी। और पश्चिम में कितना चलना पड़ेगा, तो देखो भी टोटल ये 4 किलोमीटर है और ये टोटल आपके पास में क्या है 3 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये जो बीच का जो गैप है वो आपका 1 किलोमीटर का होगा भी। बीच का जो गैप है वो 1 किलोमीटर है, तो आपको पश्चिम में 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोह को भड़काने में दिक्कू की क्या भूमिका थी भी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वे जमींदार, साहूकार और आदिवासी समुदायों का शोषण करने वाले अधिकारियों जैसे बाहरी लोग थे भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी कल्पना और श्रद्धा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 621 और 522 अंक मिले। यदि कल्पना को 69% अंक प्राप्त होते हैं तो श्रद्धा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। अब इसमें देखो भी यहां पे अगर मैं बात करूं तो 621 अंक के अंदर है वो उन्हें 69% मिलते हैं, तो एक अंक का उसे कितना मिला, तो एक अंक का मिला 69/621। आपको क्या बताना है, 522 अंक का कितना मिला, तो एक अंक का मान इतना है, तो 522 से मल्टीप्लाई कर दो भी, 522 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास से मान कितनी बार चला जाएगा भैया, इसको आप 2 से कट कर सकते हो क्या एक बार, यानी आप इसको या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड 23 थी 69 और उसके बाद में 3 2 6 0 3 7 21। उसके बाद में आप इसको फिर से यहां से 9 2 18, ये 23 एकम 23 और फिर 23 9 कितने हो जाएंगे, ये 207 हो जाएंगे, फिर 9 एकम 9 और ये आप 58 बार कैंसिल कर दोगे भी, तो यहां पे आपके पास मान कितना आ जाएगा, तो 58% अंक आ जाएगा, यानी 58% अंक यानी 522 अंक जिसने प्राप्त किए हैं उसके 58% अंक आए हैं। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता क्या थी भी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें हैं वो हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आर्टिकल 51A के अंदर है भी, 51A फर्स्ट के अंदर है, तो यहाँ पे 51A आई के अंदर है भी, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो वो आपका 51A के आई में किया गया है, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी मूल कर्तव्य है वो आपके 51A के अंदर जोड़े गए हैं अभी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसमें देखो भी कौन सी शर्त लागू हो रही है, तो यहां पे यदि पहला घटक एक प्रतीक है
प्रतीक नहीं है भी, यदि पहला घटक एक विषम संख्या बिल्कुल है और अंतिम घटक एक सम संख्या नहीं है भी। उसके बाद में यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण घन है, बिल्कुल सही है भी, 9 और 8 पूर्ण घन है, और तीसरे पूर्ण घन है तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कुट के रूप में कुटबद्ध किया जाना चाहिए। तो ये बात है, तीसरा यहां पे लॉजिक लागू हो रहा है। तो तीसरे घटक को दूसरे का कोड लिखना है भी, तो 3 को क्या लिखेगा, ये 3 को सी लिखेगा भी। उसके बाद में 9 को क्या लिखेगा, तो 9 को यहाँ पे एन लिख रहा है, तो 3 को तीसरा जो कोड है उसको भी एन ही लिखेगा भी। और हैज को क्या लिखेगा, तो हैज को यहाँ पे एस लिखेगा भी। तो ये आपके पास में सी डबल एन एस आ जाएगा। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने, नहीं इसने क्या बोला भी, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कुट के रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। तीसरे घटक को दूसरे घटक के कुट के रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। दूसरा और तीसरा दोनों घन घटक पूर्ण घन है, पूर्ण घन है भी दूसरा और तीसरा। तो ये आपके 2 और 3, तो 9 को क्या लिखेगा, ये एन लिखेगा। अब यहाँ पे बात ये है भी, ये भी लागू नहीं होगा अभी, सॉरी, 9 है वो 3 का घन थोड़ी ना होता है, 3 का घन तो 27 होता है, 2 का घन है वो आपका 8 होता है। तो इसका मतलब ये आपका कोई सा भी यहाँ पे समीकरण, ये शर्त लागू नहीं हो रही भी। तो इसमें 3 को क्या लिखेगा, 3 को सी लिखेगा, 9 को क्या लिखेगा, एन लिखेगा, और 8 को क्या लिखेगा, बी लिखेगा, और हैज को क्या, ये स्टार को क्या लिखेगा, एस लिखेगा भी। ये हो जाएगा 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें से, तो आपका 986 है, और इसके तीसरे अंक यानी 6, और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 167 है, इसका पहले अंक से घटाया जाए। तो 1 से अगर आप 6 घटाओगे तो माइनस का 5 बचेगा भी, माइनस का 5 बचेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एफ का क्या काम होता है। कंट्रोल प्लस एफ का क्या काम होता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यह है फाइलों, वेब पेजों और एप्लीकेशन में टेक्स्ट या आइटम को लोकेट करने के लिए सर्च या फाइंड फीचर ओपन करता है भी। तो यहां पे आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी फाइंड मेन्यू ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ का यूज किया जाता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 1600 में एक चार्टर के माध्यम से बनाई गई थी, जिसने इसे 15 वर्षों के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व के क्षेत्र के साथ व्यापार करने का विशेष क्षेत्राधिकार भी दिया गया था। तो वो आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी भी। कौन सी हो जाएगी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, 7 कैंडिडेट है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे भी। अब इसने बोला भी एन के बाईं ओर केवल एन है, तो इसका मतलब एन के बाईं ओर केवल एन है, बाकी सारे एन के दाईं ओर है भी। और आगे इसने बोला भी एम और एल के बीच केवल 4 कैंडिडेट है, तो 1 2 3 और 4, यहां पे आपका एल आ जाएगा। अब टोटल 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब देखो आगे इसने क्या बोला है भी, जी और डी के बीच में केवल एफ है। अब जी और डी के बीच में केवल एफ है, तो एफ आपका यहां पे आ सकता है भी दोनों के बीच में। अब जी और डी है वो आपस में कहां पे आएंगे, ये अभी तक पता नहीं चला है। और जी है ना, वो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब फिर जी आपका यहां पे आएगा। और जी और डी के बीच में आपका एफ है, तो एफ आ गया दोनों के बीच में। अब देखो भी, एक बच गया आपका कौन सा, जो कि ई बचा है, ई आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला है भी पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो आपका ई बैठा है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना है, तो यहां पे ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने भी, 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने हैं। तो इसके अंदर है वो सबसे पहले आपके पास में, सबसे पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा भी। देन उसके बाद में x आता है 24 पे, d आता है आपका 4 पे। तो यहां पे इसने कितना प्लस 6 कर दिया भी, प्लस से 6 कर दिया। b आता है 2 पे
और k आता है 11 पे, तो 11 में से अगर 2 जाएगा तो प्लस 9 कर दिया भी इसने, प्लस 9 कर दिया। देन उसके बाद में r आता है 18 पे, और 18 के अंदर प्लस 6 किया तो 24 आ गया, और v 22 पे आता है, और 22 के अंदर अगर मैं 22 और 4 कितने हो जाएंगे भी, 22 और 4 26, और 26 के अंदर है वो फिर में 4 5, यानी यहां पे भी ये क्या कर रहा है 9 प्लस कर रहा है भी, ठीक है। उसके बाद में n आता है आपका 20 पे, 14 पे, 14 में प्लस 6 किया तो आपका हो गया 20, और 18 में अगर मैं प्लस 9 करूंगा, 18 के अंदर अगर प्लस 9 कर दूं तो 18 के अंदर 10 करूंगा तो 28 हो जाएगा, और 18 में 9 प्लस करूंगा तो 27, 27 के ऊपर वापस 1 आ जाता है, तो इसका मतलब यहां पे भी 9 प्लस हो रहा है। तो इसमें तीनों के अंदर सेम लॉजिक है, भी तीनों में क्या है सेम लॉजिक है, अलग कौन सा है फिर आपका जो आपने चेक नहीं किया, तो इसका मतलब आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे बताना है कौन सा लॉजिक लागू हो रहा है, जिस प्रकार से इसने लिखा भी 19 39 और 44, 19 39 और 44, देन उसके बाद में 13 27 और 32। अब इसमें बताओ भी कौन सा लॉजिक है वो यहां पे लागू हो रहा है। अगर मैं बात करूं 39 में से 19 बाहर निकाल दूं, यानी 39 है उसमें से 19 बाहर निकाल दूं, तो मेरे पास में मान कितना बनेगा, तो आप बोलोगे ये तो 20 बन गया, और 20 का फिर मैं दुगना कर दूं प्लस कर दूं 4 मेरे पास से, तो 20 2 40 और 4 44। इसी प्रकार से 27 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो मेरे पास में कितना बचेगा भाई, तो ये मेरे पास में 14 बचेगा, 14 का दुगना कर दूं प्लस 4 कर दूं तो 14 2 28, 28 और 4 32 हो जाएगा भाई। इसी तरीके से अगर यहां पे 23 में से अगर 11 में माइनस कर दूं, 23 में से 11 माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या बचेगा 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई और 4 जोड़ दूं, 12 2 24 और 4 28, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी सबसे पहले इसने क्या किया, माइनस का 2 किया है, तो 10 आ गया, 10 में से फिर माइनस का 10 कर दिया तो 1000 बन गया, फिर माइनस का 2 किया तो 98 हो गया, फिर माइनस का 10 कर दिया तो ये 88 हो गया, फिर माइनस का 2 करेगा, यानी -2 -10 इस प्रकार से चल रहा है। तो ये बन जाएगा आपके पास 900, कितना बनेगा अभी ये, तो 900 आपके पास में 86 बन जाएगा अभी ये 986, यानी -2 करेगा ना, तो राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि है। लवणीय आर्द्र भूमि है तो चिल्का झील हो जाएगा भी, चिल्का झील है वो आपका, लेकिन लवणीय भी बोला है ना, आर्द्र भी बोला है आपको, तो सबसे बड़ी सांबर झील हो जाएगा फिर आपके पास में, कौन सा हो जाएगा भी, सांबर झील। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अन्य संख्या। तो ये आपके पास में ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक संख्या का, तो संख्या उसके बाद में प्रतीक और उसके बाद में संख्या, तो एक ग्रुप तो आपका ये बन गया। देन उसके बाद में संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप आपका ये बन गया, फिर संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप आपका ये बन गया, संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप आपका ये, संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप आपका ये। तो 1 2 3 4 और 5, तो 3 से अधिक हो जाएंगे भी, 3 से अधिक राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है वो 30 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है ये आपको बताना है। अब यहां पे 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको दिया गया है, आपको पता भी पहली विषम संख्या आप x मान लो, अब आगे वाली विषम संख्या कब आएगी, जब आप उसमें सम जोड़ोगे भी। कोई भी आपके पास में विषम संख्या, जैसे मेरे पास में विषम संख्या 1 है, अब 1 के अंदर अगर मैं क्या जोड़ूं, आगे वाली विषम संख्या आ जाए तो 2 जोड़ूंगा, तो मेरे पास में आगे वाली विषम संख्या वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब 3 के अंदर है वो फिर मैं कितना जोड़ूं कि आगे वाली विषम संख्या आ जाए, तो 3 के अंदर है वो मैं जो 2 जोड़ दूं तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे पहली विषम संख्या में क्या ले रहा हूं, पहली विषम संख्या है वो मैं यहां पे x ले लूं, ठीक है, पहली विषम संख्या में x ले लूं, तो दूसरी विषम संख्या मेरे पास में क्या आ जाएगी, x + 2, और उसके बाद में x + 4, फिर x + 6, फिर x + 8। इस प्रकार से टोटल आपको क्या है 6 विषम संख्या लेनी है, तो ये हो जाए आपके पास में x प्लस में आपके पास में 10। ये टोटल विषम संख्याएं है क्रमागत, बराबर में इसका जो औसत है वो आपको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो हमारे अनुसार औसत कितना आ जाएगा,
हमारे अनुसार औसत है वो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो संख्या कितनी है, 6 है, राशियों का योग कितना है, तो सभी का योग कर दो भी, सभी का आप योग कर दो। तो योग करोगे तो आपके पास मुझे 6x प्लस में 6x प्लस में कितना बन जाएगा भाई, ये 6x प्लस में 30 अपॉन में आपके पास में 6 बराबर में आपके पास में क्या है, राशियों का औसत, बराबर में राशियों का औसत रख दिया भी। अब यहां से आपके पास में ये क्या बनेगा, ये 6 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास में बनेगा 6x बराबर में 180 माइनस में 30। तो x का मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, तो x का मान आपके पास में आ जाएगा 150/6 बराबर में 25। तो यहां पे x का मान 25 आ गया अभी। अब इसने बोला भी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो आपके पास में x का मान है यानी 25 है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो x प्लस में 10 यानी x प्लस में 10 सबसे बड़ी संख्या है। तो यहां से आपके पास में 25 प्लस में 10 बराबर में 35, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपका राइट आंसर होगा 10। कौन सा हो जाएगा अभी, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बताना है भी बी सी का पिता है, तो बी पिता है सी का, और उसके बाद में क्यू है ना वो सी की बहन है, तो क्यू है वो सी की बहन है। तो ये लो भी क्यू है वो बहन है सी की, और बी है वो पिता है सी का, और क्यू है वो सी की बहन है भी, ठीक है। देन उसके बाद में टी है वो क्यू की इकलौती बहन है भी, टी है वो क्यू की बहन है भी, ये लोग क्यू की बहन है। उसके बाद में टी एस की संतान है भी, टी है वो एस की संतान है, ये लो भी एस की संतान। उसके बाद में एम है वो एस के इकलौते पुत्र का पुत्र है भी, एम है वो एस का इकलौता पुत्र है, ये रहा टी, यानी टी है वो एस की संतान है, और यहां पे इसने बोला भी एम एस के इकलौते पुत्र, एस का इकलौता पुत्र टी, और इसका पुत्र है कौन भी, एम। उसके बाद में एस का बी के साथ में क्या संबंध है, एस है उसका बी के साथ में क्या संबंध, यानी बी के एस क्या लगता है, बी के एस क्या लगता है, ये आपको बताना है। अब यहां पे देखो भी इसने क्या बोला है, बी एम एस के इकलौते पुत्र का पुत्र है, एम है वो एस का इकलौता पुत्र कौन सा हो जाएगा अभी। यहां पे देखो सी की बहन कौन है, सी की बहन है वो क्यू है, सी की बहन क्यू है, और क्यू की बहन कौन है अभी, तो क्यू की बहन टी है, यानी ये दोनों लड़कियां हैं, ये दोनों लड़की है, ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं, और ये दोनों किसकी बहनें हैं, तो ये सी की बहनें हैं। और यहां पे इसने बोला भी टी है वो एस की संतान है, टी है ये एस की संतान है, इसका मतलब ये हो गया भी ये तीनों भाई बहन है, ये तीनों क्या है भी भाई बहन है, और ये तीनों भाई बहन है, तो बी सी का पिता है और यहां पे टी है वो एस की संतान है, तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी है भी, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। अब यहां पे एम है वो किसकी संतान है, फिर एम है वो सी की संतान है भी, एम है वो सी की संतान है, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में इसने बोला भी यहां पे बी के एस क्या लगता है, बी है उसके एस क्या लगता है, तो ये पिता है इसका, तो इसका मतलब ये मेल हो जाएगा, और ये फिर मां होगी, फिर इसकी ये भी संतान है तो ये भी मां होगी, तो इसका मतलब बी की पत्नी कौन है, एस है, और एस का पति कौन है, तो बी है, तो यहां पे पत्नी लगेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जनवरी 2025 में विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किए गए समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में उनकी भूमिका के लिए वायुसेना पदक प्रदान किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अब देखो भाई जो लॉजिक यहां पे लगेगा ना वही लॉजिक इन दोनों में लगना चाहिए, दोनों के अंदर है वो समान लॉजिक लगना चाहिए, तो मैं 3 नंबर ऑप्शन उठाता हूं भी। यहाँ पे हैज की जगह रखूंगा मैं CMY, देन उसके बाद में ये आ जाएगा UEQ, देन उसके बाद में यहां पे है QAM, और प्रतिशत को क्या लिखेगा ये ISE रखेगा। तो यहां से आपके पास में क्या कर रहा है ये, इसमें अगर मैं बात करूं कितना प्लस कर रहा है, तो 21 में 5 प्लस कर दिया 26, 5 और 3 8, यानी 8 प्लस कर रहा है। यहां पे कितना माइनस कर रहा है, M आता है 13 पे,
और 13 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो 5 बचेगा। देन उसके बाद में यहाँ पे कितना माइनस कर रहा है ये, तो इसके अंदर है वो y आता है आपका 25 पे, y 25 पे आता है, तो 25 में 5 और 3 8, यहाँ पे 8 माइनस कर रहा है। इसमें देखो भी, इसमें ये क्या कर रहा है, तो यहां से देखें तो आपका यहाँ पे भी माइनस हो रहा है भाई, c में से u जा रहा है ना, तो ये 8 माइनस कर रहा है भाई। इसमें 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया, 9 बचेगा, और एक में अगर आप 8 माइनस करोगे तो आपका 19 आ जाएगा, और 13 में से 8 माइनस करोगे तो 5 बचेगा भी। तो सभी में क्या हो रहा है, माइनस है, 8 हो रहा है, तो इसका मतलब 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। तो दोनों जगह मैं x मान लेता हूँ भी, तो वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो ये बनेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर बराबर में 56 इंटू 504, 56 इंटू 504। तो यहाँ पे आप स्क्वायर हटाओगे तो दोनों के ऊपर रूट लग जाएगा भी, ये लो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 56 इंटू 504। अब इसको सोल्व आउट करो, तो 56 को अपन 7 इंटू 8 लिख सकते हैं, 7 इंटू 8, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे 504 को क्या लिख सकता हूं मैं, 504 को क्या लिखूंगा, तो इसको मैं 8 इंटू 9 इंटू 7 लिख सकता हूं भी, यानी 504 को 8 इंटू 9 इंटू 7 लिख सकता हूं, इसके ऊपर रूट लग गया भी, ये है x के बराबर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 7 है अंदर तो 1 7 12 आ जाएगा, 2 8 है 1 8 12 आ जाएगा, 9 है वो 3 के रूप में 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास में x का मान कितना आ गया, 56 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 18 15 और 16 168 आ जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में सीपीयू का पूरा नाम बताना है भी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी 2 नंबर जो आपका नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं होगा भी, प्रोसेसिंग होगा, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। तो y आता है आपका 25 पे, 25 में से 2 गया 23, 2 गया 21, 2 गया 19, 19 में से 2 गया 17, यानी q माइनस का 2 कर रहा है। दूसरी कंडीशन में r 18 पे आता है, 18 में से 2 गया 16, तो यहाँ पे 12 में से 2 गया आपके पास में 10, 10 पे जी आ जाएगा भी, और u आता है 21 पे, 21 में से 2 गया 19, तो 15 में से 2 गया तो आपके पास में 13, 13 पे आ जाएगा m। तो ये क्या कर रहा है, प्रत्येक में -2 कर रहा है भी, प्रत्येक के अंदर है वो -2 कर रहा है, तो आपका क्यू जे एम, क्यू जे और एम, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी, ये आपको बताना है। यानी एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत और समद्विभाजक है, तो कौन सा चतुर्भुज है ये आपका सम चतुर्भुज है। ये आपका क्या है, सम चतुर्भुज है, जिनकी चारों भुजाएं हैं वो समान होती है, और सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो लंबाई में समान नहीं होते भी, सम चतुर्भुज के विकर्ण लंबाई में समान नहीं होते हैं, और क्या करते हैं भी, समद्विभाजक करते हैं, समान 2 भागों में, और समकोण के ऊपर, समकोण के ऊपर है वो समान 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल बराबर में आपको कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। तो यहां पे आपके पास में 1/2 विकर्ण कौन सा आपके पास में, एक है आपके पास में 3, दूसरा आपके पास में x मान लो भी, बराबर में आपके पास में कितना है, आपका 180 है। ये यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा भी, तो x बराबर में क्या आ जाएगा, तो 180 इंटू 2 अपॉन में 3, तो यहाँ पे आपके पास में मान आएगा 120। कौन सा आ जाएगा भी, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, महेश ने बैंक से 3100 रुपए निकाले, उसमें 50 और 100 रुपए के मूल्य वर्ग के नोट थे और कुल नोट 34 है। अब आपको बताना है 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। देखो भी, अगर मैं ये मान लूं भी मेरे पास में जो निकाला गया धन था उसमें टोटल ही मेरे पास में क्या है, सारे के सारे 50 रुपए के नोट हैं, तो कुल धन कितना हो जाएगा, तो ये 50 रुपए के नोट का है और ये मेरे पास में 100 रुपए के नोट का है। तो 0 500 का 20 और 5 15, 15 और 2 17, यानी 1700 रुपए होते। अगर सारे के सारे है वो 100 रुपए के नोट होते तो टोटल मेरे पास में 3400 रुपए होते। लेकिन वो बोलता है 3100 रुपए आपने निकाले हैं, तो ये लो भी 3100 रुपए बीच में आ गए।
अब देखो भी मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो तो आपके पास ये बचेगा 400, ठीक है, सॉरी ये बचेगा आपके पास 300, तो ये लो भी, ये आपके पास 300 है। यहाँ पे ये कितना बनेगा, तो 0 0 देन उसके बाद में 3 और ये आ जाएगा 1300। तो यहां से आप है वो इसको एक प्रकार से कट कर सकते हो क्या, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 में से 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये बनेगा आपके पास में 1400 भी, ये है वो आपके पास में कितना बनेगा, 1400 बनेगा भी। अब काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया तो आपके पास में मान आ गया 3:14, यानी यहां पे आपके पास में कुल नोटों की संख्या कितनी है, तो 3 और 14 यानी 17 बराबर में 34, तो 1 का मान आपके पास में कितना आ गया, 2, 1 का मान 2 आ गया। आपको 50 रुपए के नोट का पूछा है तो 50 रुपए का अनुपात कितना है, तो 50 रुपए का अनुपात 3 है, तो 3 2 6। अगर आपसे पूछता भी यहाँ पे 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, तो आपके पास में होती 2800। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगी, आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी, 2800 क्या 28 नोट होते भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, हरित क्रांति की शुरुआत खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए की गई भी, ठीक है। तो हरित क्रांति का प्रारंभिक फोकस किस क्षेत्र पर रहा था भी, प्रारंभिक फोकस है वो आपका पंजाब हरियाणा पे रहा था क्या, प्रारंभिक जो फोकस रहा था वो पंजाब और हरियाणा में रहा था भी। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी फरवरी 2025 में भारत सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए किस कृषि वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 6 वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की गई, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दाल, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी विषम के अंदर आपको 1 जोड़ना है और सम के अंदर वो आपको 1 घटाना है भी, तो यहां से आपके पास में ये हो जाएगा, विषम में आपको 1 जोड़ना है, सम के अंदर आपको 1 घटाना है भी, तो ये बनेगा आपके पास में कितना भी, 3 है वो आपका 4 में चला जाएगा, 7 है वो 8 में चला जाएगा और 4 है वो आपका 3 में आ जाएगा। अब इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा अंक कौन सा है, तो बाएं से तीसरा अंक आपका 5 है भी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है, वही प्रोसेस करनी है भी, विषम के अंदर है वो आपको 1 जोड़ना है और सम के अंदर आपकी बार 2 घटाने हैं भी, तो यहां से आपके पास में ये हो जाएगा 2 6 4 0, देन उसके बाद में 6 और 4 है वो 2 पे आ जाएगा और 7 है वो आपका 8 पे चला जाएगा भी। अब इसने बताना भी इस प्रकार बनी नई संख्या में उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच अंतर कितना है, तो उच्चतम आपके पास में 8 और निम्नतम 0 है, बीच का अंतर आपके पास में कितना आएगा 8, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहाँ पे एक इमारत है और उसकी 6 मंजिल है भी, नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर का 2 है और सबसे ऊपर है वो आपके पास में 6 है, तो इस प्रकार से ये मंजिलें यहाँ पे सेट की गई है। देन उसके बाद में इसने बोला है भी डी विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है भी, लेकिन 5 पे नहीं रहता, डी है वो विषम क्रमांक वाले पे रहेगा लेकिन 5 पे नहीं रहेगा, तो इसका मतलब 3 या 1 पे रहेगा। आगे इसने बोला भी डी और ए जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 5 होना चाहिए, तो डी और ए जिन तलों पर रहते हैं उनका योग है वो 5 होना चाहिए। तो अगर मैं ये बात करूं भी डी है वो आपका 3 पे आ जाए और ए है वो आपका 2 पे आ जाए, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। अब आगे इसने क्या बोला है, ए और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका योग है जिन तलों यानी ए और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, ए और एफ है उनके बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो यहां पे आपके पास में ए को मैं 2 पे बिठा दूं और ई है वो आपका डी है वो आपका आ जाए ये 3 पे, और ए और एफ के बीच में है वो कितने कैंडिडेट है, 1 2 और 3, ए और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। आगे इसने बोला भी बी ई के ठीक ऊपर रहता है, बी है वो ई के ठीक ऊपर रहता है, तो ई को मैं यहां पे बिठा दूं, ई के ठीक ऊपर है वो बी, तो बी आपका यहां पे आ जाए। अब एक बी के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो बी के ऊपर ओनली फॉर एक ही रहता है, कौन एफ रहता है, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब 1 नंबर मंजिल के ऊपर है वो आपका सी आ जाएगा भी, तो कौन सा हो जाएगा भी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा, तो यहाँ पे ई आता है 5 पे, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 7 और 1 8 पे आपका क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, यानी +1 किया है। देन उसके बाद में एन
14 पे आता है, 14 में से 2 गया 12, 2 गया 10, 10 में से 2 गया 8 और 8 पे h आ जाएगा, यहाँ पे इसने -2 किया है। u आता है 21 पे, 21 में से 2 गया 19, 2 गया 17, 17 में से 2 गया 15, 15 पे आपका o आ जाएगा, तो यहाँ पे इसने -2 किया है। तो ये आपके पास में सिस्टम रहेगा +1 -2 -2। तो HHO यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने आपको बोला है भी 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 43 के स्थान पर 32 पढ़ लिया गया, यानी 43 पढ़ना था और पढ़ा कितना गया, 32 पढ़ा गया। अभी यानी कहने का मतलब ये है भी कितना कम पढ़ा गया, तो वो आपका इसके अंदर है वो 9 कम पढ़ा गया। अभी 13 में से 2, तो यहां पे 11 कम पढ़ा गया। अभी कितना कम पढ़ा गया है, 11, यानी पढ़ना तो था 43 पढ़ा गया 32, तो यानी 11 कम। अब 11 ज्यादा करना है, अब 11 ज्यादा करना, तो आप इस 11 को क्या करोगे भी, प्रत्येक 10 परीक्षण आपके पास में, उस प्रत्येक 10 परीक्षण के अंदर वो इसको डिवाइड कर दो, तो प्रत्येक कैंडिडेट के कितना आता है वो आपको पता लग जाएगा भी। और प्रत्येक कैंडिडेट में आपको जोड़ना पड़े तो वहां पे आप औसत के अंदर भी छेड़खानी कर सकते हैं। तो देखो भी मैं इस 11 को क्या करता हूं, इस 10 कैंडिडेट के अंदर डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि टोटल कैंडिडेट आपके पास में 10 है, तो 11/10 तो बराबर में आपके पास में 1.1, यानी कहने का मतलब ये है भी प्रत्येक कैंडिडेट के अंदर है वो आपको 1.1 का बढ़ोतरी करनी है। अब प्रत्येक कैंडिडेट में आपको 1.1 की बढ़ोतरी करनी है, तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक के अंदर करना है तो आप औसत के अंदर डायरेक्ट कर दो। तो औसत आपके पास में कितना है, 40 है, और 40 के अंदर 1.1 अगर बढ़ाऊंगा तो मेरे पास में हो जाएगा 41.1, तो नया औसत है वो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 41.1 आ जाएगा। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी, विनोद अपनी कक्षा में ऊपर से 36वें स्थान पर, नीचे 18वें स्थान पर, कुल कैंडिडेट कितने हैं, तो एक ही कैंडिडेट का दोनों ओर से स्थान दे रखा है, जोड़ दो और माइनस कर देना 1, तो यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, 54 माइनस में 1 तो आपके पास में बनेगा 53। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 53। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है जी भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट है, यहां पे देखो भी कौन सा लॉजिक लागू हुआ है, जिस प्रकार से इसने बोला है भी M, W और C, यहां पे इसने लिखा है J, Y और A। अब इसके अंदर -3 कर दिया। अभी यहां पे आपको कितना प्लस किया इसने, तो इसने 23 और 2 25, और यहां पे इसने है वो माइनस कर दिया, कितना माइनस किया अभी, तो ये आपके पास में 2 माइनस कर दिया अभी, यानी 3 में से 2 गया 1 बचेगा, और यहां पे इसने प्लस किया 23 और 2 25, और उसके बाद में 13 में से 2 गया 3 गया 10 बच गया अभी। अब देखो भी यहाँ पे -2 लास्ट में किस में हो रहा है, यहाँ पे P16 पे आता है, 16 में से 2 गया 14, ठीक है। 22 V22 पे आता है, 22 में से अगर 2 माइनस 22 में से ये 3 माइनस कर रहा है, अभी 22 में से 3 गया तो आपके पास में 19 बच गया, ये गलत है, अभी 3 माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस का 2 होना चाहिए। Y 25 पे आता है, 25 में से 5 माइनस करूंगा तो 20 आएगा, तो इसका मतलब ये भी गलत है। और H 8 पे आता है, 8 के अंदर है वो प्लस यहां पे 10 करूं तो 18 बनेगा, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, भी पहले ऑप्शन के अंदर वो -2 हो रहा है अभी लास्ट के अंदर, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है, तो वो 29 डिग्री कुछ है, 29 डिग्री कुछ मिनट है, तो यहां पे आप अप्रोक्सीमेटली उसको 30 डिग्री मान सकते हो। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेला उसी कार्य को 17 दिन में, ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस कार्य को 17 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। तो यहां से आपके पास में ए और बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए अकेला है वो उस कार्य को 17 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसमें दोनों का जो एलसीएम आएगा, वो 255 आ जाएगा। 255, तो यहां पे आपका 17 आ जाएगा, यहां पे आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे को ये बताओ भी ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 17 काम कर रहे हैं, ए अकेला एक दिन में 15 कार्य कर रहा है, तो मेरे को ये बता दो बी अकेला एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप बोलोगे 17 माइनस में 15, यानी बी अकेला है वो एक दिन में 2 कार्य करेगा। भी अब आपको क्या करना है, बी अकेले उसी कार्य के 2/3 भाग, अब 255 है और 255 का 2/3 भाग 2/3 है, और एक दिन के अंदर बी 2 कार्य करता, तो ये लो भी 2 से 2 कैंसिल कर दो, 3 से 3 8 24,
3 5 15 85 दिन में कंप्लीट कर देगा भाई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना 2025 में की गई, इसका मुख्यालय कहां पे है अभी, तो हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहां पे आ जाएगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निजामाबाद, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद मुख्य कार्यकारी अंग के रूप में निम्नलिखित में से क्या कार्यान्वित करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। प्रत्येक मंत्री है वो अपने मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख होता है, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी आई का कोड क्या है, जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आई यहाँ पे भी है आपका और यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन आ रहा है भी। तो आप देख लो भी कौन सा अंक दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 8 आपका यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है, तो इसका मतलब आई का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा भी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा भी, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसने बोला भी भाजक विधि द्वारा 2 संख्याओं का मैसेप ज्ञात करने पर भागफल है वो 4 5 और 9, 4 5 और 9 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक आपको दे रखा है 18 है। तो दोनों संख्याओं का लेसेप ज्ञात करना है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। अब यहां पे आपको क्या है भी, अंतिम कंडीशन से आपको लागू करना है इसको, यानी अंतिम कंडीशन में आपके पास में भाजक कितना है, 18 है और भागफल कितना है, तो भागफल 9 है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। तो भाजक 18 है, भागफल आपके पास में 9 है और शेषफल आपके पास में 0 बचा है। तो आपके पास में भाज्य कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 और 9 और 7 16, यानी 162। ये आपके पास में क्या आ गया अभी, भाज्य आ गया, ये आपके पास में भाज्य आ गया। अब यहां पे दूसरा चरण क्या था इसका, दूसरा चरण क्या हो जाएगा, तो दूसरा चरण है वो आपके पास में जो, यानी 162 जो आपने भाज्य निकाला है वो यहां पे आपके पास में क्या होगा, इसके अंदर है वो ये 162 तो आपके पास में भाजक है और इंटू भागफल कितना है, 5 है और प्लस में शेषफल कितना है, जो लास्ट का भाजक है यानी 18, वो इसका क्या है, शेषफल है। बराबर में कितना बनेगा ये आपके पास में, तो 162 का 5 के साथ में आप मल्टीप्लाई करवा दो, देन 810 बनेगा और फिर 18 जोड़ोगे तो 828 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा आपके पास में, 828 बन जाएगा। अब उसके बाद में आपको पहली संख्या निकाल लेनी है, पहली संख्या निकालोगे तो ये आपके पास में वही प्रोसेस हो जाएगी भी। 828 आपके पास में क्या है, ये भाजक है, अभाज्य है और भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक इंटू भागफल कितना है आपके पास में, आपके पास 4 है और शेषफल कितना है, तो शेषफल है जो लास्ट का जो एक प्रकार से दूसरे चरण का जो भाजक था वो हो जाएगा, यानी 162। बराबर में आपके पास में कितना बनेगा ये, तो ये आपके पास में बन जाएगा 3474, कितना बनेगा भाई, 3474 बन जाएगा भाई। अब देखो भी आपके पास में 2 संख्याएं होगी, एक तो संख्या आपके पास में ये 3474 है और दूसरी संख्या आपके पास में 828 है। अब आपको क्या करना है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम बराबर क्या होता है, तो एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन में HCF। तो यहां पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा पहली संख्या 3474 इंटू दूसरी संख्या है वो आपके पास में 828 है, अपॉन में HCF कितना है, तो इनका जो HCF है वो आपका भाजक हो जाएगा, अंतिम भाजक वही आपका HCF है यानी 18। तो यहां से आप है वो इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में 159804 बनेगा भाई, 159804 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से भौतिक वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तन करती है, जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम द्वारा ग्राफिकल वातावरण में नेविगेशन और ऑब्जेक्ट हेरफेर जैसे कार्यों के लिए इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, इसके अंदर माउस हो जाएगा भाई, माउस है, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये एक क्या है, इनपुट डिवाइस है भाई, ये आपकी एक है इनपुट डिवाइस है, 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको बताना है भी, यहां पे आपको 5 ठोस घन दे रखे हैं, 5 ठोस घन दे रखे हैं, जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो आपको इतना दे रखा है। उसके बाद में यहां पे
के सिरों को जोड़ करके, यानी 5 जो घन हैं उनके सिरों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है भी। अब इसके अंदर देखो भी, ये आपको 10,94,000 10 लाख नहीं, 1,94,01,48, ये किसका क्यूब होता है भी? आपको पता है भी घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? तो घन का आयतन होता है आपके पास में भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब होता है। तो ये आपके पास में 22 यानी 222 का क्यूब है भी, 222 का क्यूब आ जाएगा आपके पास में। 222 का क्यूब है वो कितना होता है? 1,94,01,48 होता है। देन उसके बाद में 5 आपके घन है वो इस प्रकार से जोड़े गए हैं भी, 5 घन है वो 5 घन को सिरों को जोड़ करके इस प्रकार से आपको ये घनाभ बनाया गया है। तो इसकी जो लंबाई है, यानी एक घन की भुजा आपके पास में कितनी आई है? तो एक घन की भुजा है वो आपके पास में 222 आया है। अब 5 घनों की भुजाओं को जोड़ा गया तो लंबाई तो आपकी 5 हो जाएगी। लंबाई है वो आपके पास में कितनी हो जाएगी? L बराबर में 222 इंटू 5, और आपके पास में चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी? 222। चौड़ाई आपकी उतनी रहेगी, और ऊंचाई है वो भी आपकी उतनी रहेगी, ऊंचाई है वो भी आपको उतनी ही रहेगी। अब यहां से आपके पास में बोला गया है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का? ये होता है 2 ऊंचाई लंबाई प्लस में आपके पास में चौड़ाई, लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो यहां पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपके पास में 222। देन उसके बाद में 200, ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई आपके पास है 5 10 5 10 और 11 5 10 और 11 यानी 1110 प्लस में 222। तो यहां से आपके पास में कितना आएगा? 444 इंटू आपके पास में ये बन जाएगा कितना भी, और ये इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा 1332 इंटू 444। देन उसके बाद में यहाँ पे आपस में जोड़ोगे भी, मल्टीप्लाई इसको करवाना है, ये आपस में 1110 के अंदर है वो 222 जोड़ोगे तो 1332 आ जाएगा भी। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो 4 2 8, 4 2 8, इकाई अंक से 16 आउट हो जाएगा भी। इकाई का अंक 8 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं, एक में ही है। तो आपके पास में आ जाएगा 591,408। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल पेज ब्रेक का उपयोग करने की तुलना में सेक्शन ब्रेक का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? सेक्शन ब्रेक का प्राथमिक लाभ क्या है? तो सेक्शन ब्रेक एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज नंबरिंग स्कीम, हेडर और फुटर की सुविधा देता है, जबकि पेज ब्रेक केवल कंटेंट को अलग करने का कंटेंट को अलग पेज पर अगले पेज पर ले जाने का आदेश देता है। ये बात होती है भी, यानी आप क्या करते हो भी, पेज ब्रेक करते हो और सेक्शन ब्रेक करते हो। सेक्शन ब्रेक के अंदर है वो हेडर और फुटर है वो भी चले जाते हैं भी साथ में, जो ऊपर ही ऊपर लिखे गए होते हैं और एक नीचे नीचे जो लिखा गया होता है, ठीक है, वो आपके सेक्शन ब्रेक में अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पेज ब्रेक करते हो तो पेज ब्रेक के अंदर क्या होता है? पेज ब्रेक के अंदर है वो कंटेंट को अगले पेज पर ले जाने की अनुमति देता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है भी, जहां पे इसने बोला भी जिस प्रकार से जो लॉजिक इन दोनों में लग रहा है वही यहां पे देखना है भी कहां पे लगेगा। पी आता है आपका 16 पे, तो 16 प्लस में 1 यानी प्लस में 1 कर रहा है भी, 16 और 1 17, और 14 और 3 17 प्लस में 3 कर रहा है भी, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? लास्ट में माइनस का 2 कर रहा है, 17 में से 2 गया 15। तो यहाँ पे देखो भी लास्ट में -2 किस में हो रहा है? तो क्यों 17 पे आता है, 17 में से 2 जाएगा तो 15 बचेगा, जो कि ये नहीं होगा, 15 पे ओ आता है भी। देन उसके बाद में एम है वो आपका 13 पे आता है, 13 में से 2 गया 11 बच गया, और 24 में से 2 गया 24 में से 2 गया 22 बच गया, और 20 में से 2 जाएगा तो आपके पास में 18 बचेगा, जो कि ये भी नहीं होगा। उसके बाद में देखो भी ये 2 ऑप्शन बच गए आपके पास में। अब यहां से अपन बात करें तो आपके पास में पहले में +1 होना चाहिए, तो ओ आता है आपका 15 में 15 और 1 16, फिर +3 होना चाहिए, तो 11 और 3 ये 8 और 3 11, तो इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन सही है भी।
दो नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। दो संख्याओं का गुणनफल 45 दे रखा है, उनका योगफल 14 दे रखा है, तो उनके घनों का योगफल कितना, ये आपको बताना है भी। दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल x y बराबर में आपको 45 दे रखा है भी, और x प्लस में y बराबर में आपको क्या दे रखा है, 14 दे रखा है भी। अब दोनों और क्या कर दो, आप घन कर दो, दोनों और आप घन करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास x की क्यूब प्लस में y की क्यूब और प्लस में आपके पास में 3xy और x प्लस में y बराबर में आपके पास में क्या है, बराबर में 14 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 2744, यही होगा। 14 का क्यूब 2744 हो जाएगा। अब ये तो आपको ज्ञात करना है भी, यानी उनके घनों का योगफल तो आपको ज्ञात करना है। प्लस में आपके पास में क्या है, 3xy का मान कितना है, 45 है, और x प्लस वाई का मान कितना है आपके पास में, तो x प्लस वाई का मान अभी 14 है भी, बराबर में आपके पास में 2744 है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 45 को 3 से और फिर 14 से मल्टीप्लाई करो, देन उसके बाद में आपके पास में मान आएगा ये 1890। कितना मान आएगा अभी, ये 1890 मान आ जाएगा अभी। मान किसका है, x की क्यूब प्लस में y की क्यूब प्लस में 1890 बराबर में 2744। आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको x की क्यूब और प्लस में y की क्यूब बराबर में कितना आ जाएगा, 2744 माइनस में 1890, तो यहाँ पे आपके पास में 4 बचेगा अभी, 4। देन उसके बाद में ये बच जाएगा आपके पास में 5, यहाँ पे आपके पास में 6, 16 में से ये 8, 854 बचेगा अभी। कितना आ जाएगा आपके पास में, 854। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी आंकड़ों का माध्य 42 है, माध्य का 53 है, बहुलक आपको ज्ञात करना है। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, तो आपका दो माध्य प्लस में बहुलक बराबर में आपके पास में 3 माध्य का ये फॉर्मूला होता है। मान रख दो, 2 माध्य है तो 42 दुए कितने हो जाए, 84, 42 दुए 84 प्लस में z बराबर में 53 कितना होता है, तो ये आपके पास में 159। तो यहाँ पे z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 159 माइनस में 84, तो ये बनेगा आपके पास में 5, 15, 7, तो ये हो जाएगा z का मान है वो आपके पास में कितना आएगा, 75। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी a अनुपात b समान अनुपात b अनुपात c, और c का जो मान है वो आपके पास में 4a दे रखा है, b का मान 18 दे रखा है। तो यहाँ पे अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा करवा दो भी, और बराबर कर दो, तो ये आपके पास में क्या बनेगा, ac बराबर में b स्क्वायर, और यहाँ पे b का मान कितना है, b का मान आपके पास में कितना है, तो b का मान है 18, 18 इंटू 18, और बराबर में यहाँ से c का मान कितना है, तो 4a है, तो a और c की जगह रखूंगा मैं 4a, तो ये हो जाएगा 4a, तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर बराबर में 18 इंटू 18, तो यहाँ से आप है वो a का मान a स्क्वायर का मान निकाल सकते हो, 18 इंटू 18 अपॉन में 2 इंटू 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 बार, और ये भी आपके पास में 9 बार, 9 2 18, तो a का मान आपके पास में कितना आ गया, 9, a का मान 9 आ गया। अब आपको c का मान पूछा है, c का मान पूछा है, c का मान है कितना, c बराबर है 4a, तो c बराबर में 4 इंटू a का मान है 9, तो c का मान आपके पास में 36 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी धोलावीरा निम्नलिखित में से किस लिए अद्वितीय है, किस लिए यूनिक है, किस लिए अद्वितीय है, तो आपका जल संरक्षण प्रणालियों के लिए, जल संरक्षण प्रणालियों के लिए है वो यूनिक है, यानी एक अद्वितीय है। इसरो ने 2025 में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट किया था। ये कहाँ पे किया था, तो इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया था अभी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य कितना है। विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य है वो 640.3 बिलियन हो जाएगा अभी, 640.3 बिलियन डॉलर, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसने आपको दिया गया भी एक बैग में 50, 25 और 10 पैसे के सिक्के भी, एक बैग में 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के हैं। अब इसने बोला भी 16, 8 और 20 के अनुपात में, इनका जो अनुपात है वो 16 है, 8 है
और ये 20 के अनुपात में है। तो मेरे को ये बता दो टोटल धन कितना हो जाएगा। अगर यानी 50 पैसे के 2 सिक्के हो तो 1 रुपये बनता है, तो 16 सिक्के है तो मेरे पास में ये 8 रुपये बन जाएंगे भी। प्लस में मेरे पास में यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, तो ये आपके पास में 4 रुपये बन जाएगा, क्योंकि 4 नहीं 4 रुपये 4 सिक्कों से 1 रुपये बनेगा भी। इन 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बनेगा, तो ये आपके पास में 2 रुपये बन जाएगा। प्लस में यहाँ पे आपके पास में टोटल धन कितना बन जाएगा, तो 10 रुपये के मेरे पास में 10 सिक्के होंगे तब जाकर के क्या है 1 रुपये बनेगा। तो टोटल 20 सिक्के थे, यहाँ पे आपके पास में 2 रुपये बन गया, तो टोटल मेरे पास में 12 रुपये आ गया भी। 12 रुपये यहाँ पे ये बोलता है भी 384 है, तो 12 की जो वैल्यू है वो आपके पास में कितनी है 384 है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 384 बटे 12 12 एकम 12 12 तिया 36 बच गया कितना 2 12 2 24, तो 32 आ गया। 1 का मान आपको ज्ञात करना है 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात कितना है, तो 20 है। तो यहाँ पे आपके पास में 1 का मान है वो 32 है, तो 32 इंटू 20 तो 0 32 2 64 यानी 640। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले आवर्त में 8 तत्व है भी। पहला जो आवर्त है उसमें 8 तत्व है, तो ये बात गलत है। पहले आवर्त में 8 नहीं है, पहले आवर्त में 2 ही तत्व है भी। यानी टोटल आवर्त कितने हैं, तो कुल आवर्त है आपके पास में 7 होते हैं भी। कुल आवर्त है वो 7 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां। अब देखो पहले के अंदर वो 2 तत्व है भी, पहले के अंदर 2 तत्व है। इस प्रकार से याद रखो 2 8 8 18 18 और 32 32 ये तत्वों की संख्या है। पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे आवर्त के अंदर 8 है, तीसरे आवर्त के अंदर भी 8 है, चौथे आवर्त के अंदर 18 है, पांचवें के अंदर 18 है, 6 नंबर के अंदर 32 है और 7 नंबर के अंदर भी 32 है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक आपके पास 9 है और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए। सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक है वो आपके पास में 7 है और 7 से अगर मैं 9 घटा दूंगा तो माइनस में मेरे पास में 2 बचेगा भी, माइनस का 2 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी किस देश ने नवंबर 2024 में H5 बर्ड फ्लू पहला संभावित मानव मामला रिपोर्ट किया था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, तो ये कनाडा ने किया था भी, कनाडा ने, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी किस निकाय ने 16 फरवरी 2025 को प्रकाशित विशेषज्ञ चिंतित है क्योंकि 15 जनवरी तक 350 कछुए तट पर मृत थे शीर्षक वाली खबर का स्वतः संज्ञान लिया है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 57% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 238 रुपए अधिक में बेचा होता तो उससे 82% का लाभ हुआ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना क्या होगा। यानी यहां पे अगर मैं बात करूं भी, मैंने मान लिया भी 100 रुपए उसका क्रय मूल्य है और 57% लाभ पे बेचा तो 157 पे बेचेगा। देन उसके बाद में इसने बोला भी उससे 82% लाभ यानी 200, यदि उसने इसे 238 रुपए अधिक में बेचा होता, 238 रुपए अधिक में बेचा होता तो उससे 82% का लाभ होता। अगर 82% का लाभ होता तो वो 182 में बेचता, फिर 82% का लाभ होता तो 182 में बेचता। अब देखो भी यहां पे कितने का अंतर आ गया दोनों के बीच में, दोनों विक्रय मूल्य के बीच में अंतर कितने का आ गया, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 5, 12 में से 7 गया 5 और 7 2 25 का अंतर आ गया। 25 का मान मेरे पास में कितना आ गया 238 आ गया। तो यहां पे 1 का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में 238 बटे 25। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य है कितना, इतना 100 है यहाँ पे, तो ये लो भी 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो यहाँ पे 4 8 32, 3 और 4 3 12, 12 और 3 15, 1 और 4 2 8 और 1 9, तो ये आपके पास 952 रुपये आएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है तो वो आपका हो जाएगा बनिहाल दर्रा। कौन सा हो जाएगा? बनिहाल दर्रा, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये कहां पे है? तो ये आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है भी। सिपकिला है, ये आपका कहां पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में भी सिपकिला। नाथुला कहां पे है भी? नाथुला है वो आपका सिक्किम के अंदर है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग है वो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जा सकता है। और मौलिक अधिकार है वो आपके कौन से भाग में है? तो आप बोलोगे भाग 3 के अंदर। भाग 3 में है वो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ बनाता है? तो ये हो जाएगा इसकी स्थिर द्विकुंडलीन संरचना। इसकी स्थिर द्विकुंडलीन संरचना है, ये क्या करती है? डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ बनाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भाई 1905 में प्रकाशित सरोजिनी नायडू के पहले कविता संग्रह का शीर्षक क्या था अभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी यहां पे a प्लस बी का मान 24 दे रखा है और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको 268 दे रखा है। तो a और b का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। आपको मैं यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है? ये 4ab के बराबर होता है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का मान आपके पास में कितना है? तो a प्लस बी का मान है वो आपके पास में 24 है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 24 का होल स्क्वायर कर दो आप, और 24 का होल स्क्वायर करोगे तो 576 हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास में 576 माइनस में 268 और बराबर में आपके पास में ये 4ab। अब 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, और यहां पे 6 में से 6 गया 0, और ये हो जाए आपके पास में 308। ये किसके बराबर है? तो ये आपके पास में 4ab के बराबर है। तो ab के बराबर कितना हो जाएगा? 308/4। तो ये हो जाए 4 7 28, 4 7 28, यानी ab का गुणनफल बताना था। तो ab का मान है वो आपके पास में 77 आ गया। राइट आंसर होगा कौन सा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेखनीय भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324 के अंतर्गत। आर्टिकल अनुच्छेद 324 के अंतर्गत 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी किसी मकान की वर्तमान लागत 1,23,016 रुपए है, 12 लाख और 3,016 रुपए भी, ठीक है। और 1 वर्ष बाद इसकी लागत है वो बढ़कर के कितनी हो जाती है? 14 लाख और 203 हो जाती है भी। तो मकान की लागत प्रतिशत वृद्धि आपको बताने कितनी हो जाएगी? तो देखो भी यहां पे वृद्धि कितने की हुई है वो देख लो आप पहले। वृद्धि कितने की हुई है वो इसके अंदर आप काउंट करो। तो वृद्धि है वो यहां पे टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो 17,187 की 17,187 की वृद्धि होगी। और ये 17,187 की वृद्धि हुई है वो हुई किस पे? तो ये 12,03,016 के ऊपर हुई है। तो 17,187 की वृद्धि हुई है वो 12,03,016 के ऊपर हुई है। और इंटू प्रतिशत निकालना तो इंटू 100 करोगे आप, तो बराबर में आपके पास में लगभग है वो 14% के करीब बना जाएगा। ये जो मान है वो 14% के करीब बना जाएगा। तो राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है बी को 2024-25 स्तर के लिए रणजी ट्रॉफी चैंपियन का ताज दिया गया। किसको दिया गया था अभी? तो ये विदर्भ को दिया गया था अभी। विदर्भ को रणजी ट्रॉफी का ताज दिया गया है। और 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये विदर्भ है वो कहां की टीम है अभी? ये आपकी महाराष्ट्र की टीम है अभी, ठीक है, महाराष्ट्र की टीम हो जाएगी। 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभी।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी यदि यहाँ पे 6,70,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 2% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज याद करना है। अर्धवार्षिक रूप से है तो इसका मतलब यहाँ पे दर का क्या करोगे आप, दर का आधा करोगे और जो आपका समय है उसका क्या करोगे, दुगना करोगे भी। तो ये आपके पास में 6,70,000 है, ये लो भी। अब यहां पे ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए दर का आधा करोगे तो 1% हो जाएगा भी, और 1% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं भी, ठीक है, 1/100 लिख सकता हूं। देन उसके बाद में यहां पे आपके पास में मान कितना बनेगा ये, तो ये आप 1/100 निकालोगे इसका, और इसका भी आप 1/100 निकालोगे तो ये कितना बनेगा आपके पास में, ये बन जाएगा आपके पास में 6,700, और ये भी आपके पास में 6,700। फिर ब्याज का ब्याज भी लगेगा भी, ब्याज चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में 67 बन जाएगा, ब्याज के ऊपर ब्याज भी 1/100 ही लगेगा। अब टोटल चक्रवर्ती ब्याज याद कर लो भी, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 67 और 00 फिर 67, तो ये आ जाएगा 764 और ये आ जाएगा 13,467, 13,467 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है विसरी KLM बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर है वो 21 किलोमीटर ड्राइव करता है, दक्षिण की ओर है वो 21 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो भी दक्षिण की ओर 21 किलोमीटर ड्राइव किया। देन उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, और बाईं ओर मुड़ा तो ये लो भी 7 किलोमीटर ड्राइव कर लेगा। देन उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ते हैं और 26 किलोमीटर चलते हैं, तो ऊपर की ओर जाएंगे भी 26 किलोमीटर चलेंगे, तो ये लो भी 26 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वे बाईं ओर मुड़ते हैं और 11 किलोमीटर चलते हैं, अब बाईं ओर मुड़ेंगे, ये लो भी बाईं ओर मोड़ दिया और 11 किलोमीटर चला दिया भी। देन उसके बाद में वे अंतिम बार बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं, तो आपको पता है भी 21 और 5 26 होते हैं, तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आएंगे भी, ये लो भी, और बिंदु P पे रुक जाते हैं, A से उन्होंने शुरू किया था भी। अब आपको बोला है भी A पर पुनः पहुंचने के लिए, A पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर किस दिशा में जाना पड़ेगा, पुनः पहुंचने के लिए उसे इस दिशा में जाना पड़ेगा, और ये दिशा कौन सी, पूर्व दिशा है भी। अब देखो भी कितना चलना पड़ेगा, तो ये 7 है, ये टोटल 11 है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे मिला दूं तो ये 7 हो जाएगा, 7 और 4 11, तो ये आगे वाला 4 बचेगा आपको, तो 4 किलोमीटर है वो आपको क्या है, पूर्व में जाना पड़ेगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक इलेक्ट्रिक पंप है वो एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, और यहां पे टैंक में रिसाव होने के कारण टैंक को भरने में 7 से ही 1/2 घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में न तो आता है और न ही जाता है, बाहर जाता है, तो इस रिसाव से पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। ये देखो एक इलेक्ट्रिक टैंक है वो 6 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, टैंक को भर रहा है, और इलेक्ट्रिक टैंक और रिसाव दोनों जब स्टार्ट हैं तो 7 2 14 1 15 यानी 15/2 घंटे लग रहे हैं। अब यहां पे दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, तो दोनों का एलसीएम है वो 30 आ जाएगा अभी, तो 6 5 30, 15 2 30, 2 2 4। अब यहां पे देखो जब इलेक्ट्रिक टैंक है वो 1 घंटे के अंदर 5 लीटर पानी डालता है, इलेक्ट्रिक टैंक और रिसाव दोनों जब चालू है तो उस समय है वो टंकी के अंदर वो 4 लीटर पानी आता है, तो इसका मतलब रिसाव का जो धारिता है एक प्रकार से क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 5 - 4, तो रिसाव है वो 1 घंटे के अंदर वो 1 लीटर पानी डालता है, रिसाव है वो 1 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी डालता है। अब इसने बताना है पूरा टैंक खाली होने में तो 30 लीटर पानी है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकालेगा, तो 30 घंटे लगेंगे भी, कितना लगेगा 30 घंटे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 3,000 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा ये आपको बताना है। देखो भी 3,000 रुपए की धनराशि है, ठीक है, मूलधन आ गया, दर आ गई 6% और समय कितना आ गया, तो 2024 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में ये क्या है, आपका लीप वर्ष है 366 दिन का होता है, तो यहां पे 9 फरवरी से आप यहां पे 10 अप्रैल तक जाओगे तो फरवरी के अंदर आपके पास में कितने दिन बच जाएंगे, तो फरवरी में है वो आपके पास में 9 बाहर निकालूंगा तो बचेंगे मेरे पास में 20 प्लस में
मार्च 31 का, और फिर आपके पास में 10, तो 20 और 10 30, 30 और 31 61, तो टोटल दिन मेरे पास में 61 हो गए। ये लो भी 61। देन उसके बाद में 61 दिनों को मैं वर्ष में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 366 का भाग दे दूंगा, क्योंकि लीप वर्ष 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, और अपॉन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 61 एकम 61, 61 छिक्का कितना होता है अभी ये 366, 6 से 6 कैंसिल, तो आपके पास में जो ब्याज आएगा वो 30 रुपये आएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें। भी एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बंदा टारगेट हब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंदर है वो आपको जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। जितने भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो एनटीपीसी की हो, एएलपी की हो, ग्रुप डी की हो, सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी पेपर सोल्यूशन की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इसके साथ में आपको है वो ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो आपको फ्री में मिलेगा। भाई साइंस के एनसीईआरटी कोर्स के अंतर्गत है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका लाइन टू लाइन है वो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें समझाई जा रही है। ठीक है, आपको पता है भी रेलवे के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लाइन टू लाइन है वो एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बढ़िया तरीके से साइंस की एनसीईआरटी को तैयार करें भी। तो उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका यह कोर्स बनाया गया है। इसके ऊपर 3-4 क्लासें डेमो के रूप में रखी गई है। अगर आप वो क्लासें देखोगे तो आप ज्यादा जान पाओगे इस कोर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे देखो भी अपना अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय समुद्री बलों द्वारा किए गए मेडीवेव जो अभियान है वो आपका बताना है। उसके संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है भी। तो पहला यहां पे आपका स्टेटमेंट है भी, भारतीय नौसेना ने गोवा के पश्चिम में स्थित एमवी हिल स्टार से घायल चालक दल के सदस्यों को निकाला है। तो इसमें जो आपका पहला है वो सही है भी, पहला है वो सही है। उसके बाद में INS विक्रांत के एक सी किंग हेलीकॉप्टर ने 2 चीनी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक सहित 3 घायल चालक दल के सदस्यों को एयरलिफ्ट किया। तो यह भी बात बिल्कुल सही है भी, यह भी बात है बिल्कुल सही है। देन उसके बाद में 4 नंबर देखो, 3 नंबर आपका गलत होगा भी इसमें। 4 नंबर देखो, बचाए गए चालक दल के सदस्यों को गोवा स्थित INS हंसा पर ले जाए गए, जहां से उन्हें आगे सिविल अस्पताल में ले जाया गया। तो यह भी बात सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है भी इसमें, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको 7 कैंडिडेट दे रखे हैं, 7 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक करके रखा गया, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। देखो भी यहां पे आपके पास में इसने बोला ई और डी के बीच में केवल 4 बॉक्स है। तो ई और डी के बीच में 1, 2, 3 और 4, यहां पे आपका डी आ जाएगा भाई। ई और डी के बीच में 4 बॉक्स है। देन उसके बाद में इसने बोला भी ई के ऊपर केवल एफ को रखा गया, ई के ऊपर केवल एफ को रखा गया, बाकी सभी को ई के नीचे रखा गया भी। आगे इसने बोला भी टी और यू के बीच में केवल 2 बॉक्स है, टी और यू के बीच में केवल क्या है, 2 बॉक्स है। और आगे इसने बोला भी जी को एस के ठीक ऊपर रखा गया भी, जी है ना उसको एस के ठीक ऊपर रखा गया भी। उसके बाद में आगे इसने बोला भी यू को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया भी, यू है ना उसको जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। तो इसका मतलब आपका टी यहां पे आएगा, यू यहां पे आएगा और जी आपका यहां पे आ जाएगा और एस आपका यहां पे आ जाएगा भी। यू को जी के ऊपर नहीं रखा गया, तो यू है उसको जी के ऊपर नहीं रखा गया, तो यह बात सही है। कौन सा बॉक्स सब ऊपर से चौथे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जी आपका कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में
किस वर्ष जोड़ा गया था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976 के अंदर जोड़ा गया था। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने भी, सभी पद स्क्रीन है, सारे के सारे जो पद है पी से पद है वो किस में आ जाएंगे, एस से स्क्रीन में आ जाएंगे भी। ये लो भी स्क्रीन है। देन उसके बाद में सभी पद ब्लाइंडर है, सारे के सारे जो पद है वो किस में आएंगे, ब्लाइंडर में आएंगे। तो ये लो भी, ये पद वाला जो डायग्राम है वो बी से ब्लाइंडर में आ गया भी। और कुछ ब्लाइंडर है वो ड्रेप है, कुछ जो आपके जो ब्लाइंडर है, ब्लाइंडर वाले डायग्राम को डी से ड्रेप वाला डायग्राम है वो कट करेगा भी। अब यहां पे निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ जो आपके ड्रेप पद है, यानी कुछ जो आपका ड्रेप वाला जो डायग्राम है वो पद वाले डायग्राम को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो इसको कैंसिल करो भी। देन उसके बाद में आपका कुछ ब्लाइंडर स्क्रीन है, कुछ जो आपकी बेस से ब्लाइंडर है वो स्क्रीन वाले डायग्राम को कट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भी। तो ये सही है आपका, तो सेकंड सही है, इसमें पहला गलत है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना है। तो यहां से आपके पास में 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं इसमें। के आता है 11 पे, ई आता है आपका 5 पे, बी आता है 2 पे, और यहां पे डब्ल्यू आता है 23 पे, एफ आता है 6 पे, जेड आता है 26 पे, और उसके बाद में आपका आ जाएगा 23 पे डब्ल्यू, आर आ जाएगा आपका 18 पे। देन उसके बाद में ये 23 पे आता है, ये आपका 17 पे आता है, ये आपका 14 पे आता है, और ये आपका 10 पे आता है। तो यहां से अपन देख लेते हैं भी क्या कुछ प्रोसेस चल रही है इसमें। तो सबसे पहले इसने क्या किया, अभी 5 माइनस कर दिया, सबसे पहले 11 में से 6 माइनस कर दिया, ठीक है, 11 में से 6 माइनस किया 5। देन उसके बाद में यहां पे इसने क्या किया है, तो इसके अंदर कितना माइनस किया अभी इसने, तो 2 तो ये माइनस कर दिया, 3 यानी 5 माइनस कर दिया अभी। यहां पे देखिए तो ये आपके पास में 6 माइनस कर दिया अभी, 6 में से 6 गया 26 आएगा वापस। उसके बाद में 23 में से 5 गया तो आपके पास में 18 और 5 23 होते हैं, 18 बचेगा। देन उसके बाद में यहां पे 23 में से 6 माइनस किया 17 बचेगा, और यहां पे ये क्या कर रहा है 4 माइनस कर रहा है, 14 में से 4 गया 10 बचेगा। तो इसका मतलब पहले 2 के अंदर है वो सेम लॉजिक लग रहा है, लेकिन आपका 3 नंबर के अंदर अलग लॉजिक है, तो ये आपका 3 नंबर अलग हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने प्री इंस्टॉल पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल के कारण लैपटॉप और डेस्कटॉप पर एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा काली लिनक्स, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे मान क्या आएगा। तो इसका आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहां से आपके पास है मान, तो ये इकाई अंक से तो सोल्व आउट नहीं होगा, लेकिन पूरा आपको सोल्व आउट करना पड़ेगा अभी इसमें। तो मल्टीप्लाई करवा लेना भी, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी 28%, 20% और 10% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है, ये आपको बताना है। अब 28% है, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो क्या लिख सकता हूं इसको, तो इसको मैं 7/25 लिख सकता हूं। 28% है, इसको मैं क्या लिखूंगा 7/25। देन उसके बाद में 20% है, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/5, और 10% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/10। तो 25 रुपए और 7 की छूट दे दी तो बेचेगा कितने में, ये आपका 18 में बेचेगा। देन उसके बाद में 5 है, 1 की छूट देगा तो 4 में बेचेगा, और 10 है, 1 की छूट देगा तो 9 में बेचेगा भी, ये लो। देन उसके बाद में आपके पास से मान आ गया ये 1250 का, 1250, और यहां पे ये मान आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई करवाओगे तो 648, यानी 1250 की कोई वस्तु है वो 648 में बेच रहा है अभी। इसका मतलब छूट कितने की दे दी, इसका मतलब है आपको छूट कितने की दी है, तो आप बोलोगे हमको तो छूट मिल गई यहां पे 602 की, 602 की छूट मिल गई। कितने के ऊपर मिली है छूट, 1250 पे मिली है, इंटू 100। तो यहां से आपके पास में मान कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 48 एकल छूट है वो आप 48.16 की दे सकते हो भी, 48.16 राइट आंसर होगा कौन सा भैया, ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां से आपके पास में अगर मैं बात करूं tan a, यानी √3 tan a बराबर है 3 sin a के,
और इसका मान है वो आपको ज्ञात करना है। अब इसमें देखो भी tan को मैं क्या लिख सकता हूं, tan को मैं साइन बटा कोस लिख सकता हूं ना। तो ये मेरे पास में आ जाए भी √3 साइन ए बटा कोस ए, और बराबर में आपके पास में क्या है 3 साइन ए, ये बन गया मेरे पास में। अब यहां से अपन बात करें भी 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में मान क्या बन गया, आपके पास में मान बन गया √3 बटे कोस ए बराबर में आपके पास में मान बन गया 3। अब इस 3 को इधर भेज दूं मैं या फिर मल्टीप्लाई करवा दूं तो कोस बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में, तो कोस बराबर मेरे पास में हो जाएगा, कोस बराबर में मेरे पास में √3 बटे 3 है, तो इसको मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं ना। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास में कोस ए का जो मान आया मेरे पास में वो 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया। समझे कुछ? अब यहां से आप है वो इसको सोल्व आउट कर लो। कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक को 1/sin लिखूंगा अभी, तो ये है मेरे पास में 2 और √3, कोसेक को मैं लिखूंगा 1/sin थीटा, और मल्टीप्लाई tan को मैं क्या लिख सकता हूं, तो sin थीटा बटे कोस थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया अभी। अब यहां से आपके पास में ये मान आ गया 2 और √3, और मल्टीप्लाई में आपके पास में क्या है, मल्टीप्लाई में आपके पास में है 1/cos a। अब cos a की जगह cos a का मान रख दो भी, cos a का मान रखोगे तो आपके पास में मान क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2√3, और इंटू यहां पे cos a का मान क्या है, तो ये आपके पास में cos a का मान है 1/√3, ये √3 है वो ऊपर चला जाएगा अभी, तो ये बनेगा आपके पास में 2√3 का √3 के साथ में आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 हो जाएगा, तो इंटू 3 बराबर में आपके पास में क्या बनेगा 6। तो यहां पे राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको क्या करना है, सम के अंदर तो आपको 1 जोड़ना है भी, सम में आपको 1 जोड़ना है, और विषम के अंदर आपको 2 घटाना है। तो यहां से आपके पास में ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपके पास में 1, ये हो जाएगा आपके पास में 7, ये हो जाएगा आपके पास में 9, ये हो जाएगा आपके पास में 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5, 7 में 2 गया 5। देन उसके बाद में अब इसने बोला भी इस प्रकार नई संख्या में बाएं से तीसरा आपके पास में 7 और दाएं से तीसरा आपके पास में 3 है, योगफल बताना है, तो 7 प्लस में 3 बराबर में 10। तो यहां पे आपके पास में मान आएगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे कुछ? आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है। मैकमोहन रेखा है वो भारत को कौन से देश से अलग करती है, तो चीन से अलग करती है भी, चीन से अलग करती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। इन दोनों में जो लॉजिक लग रहा है वही इन दोनों में लॉजिक लगना चाहिए। तो पहला ऑप्शन उठा लो भी, पहला ऑप्शन वाई हैज की जगह है वो मैं YUO रखूं, और देन उसके बाद में इसको DZT लिख रहा है ये, और ये आ जाएगा आपके पास QMG, और QMG को ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है VRL। तो यहां पे देखो भी क्या कर रहा है ये, तो सबसे पहले है वो 25 के अंदर मैंने 5 जोड़ा, तो ये आपके पास में 25 और 5 हो जाएंगे आपके पास में 30 पे D आ जाएगा वापस, और यहां पे 5 जोड़ दिया 21 और 5 26, और देन उसके बाद में ये मेरे पास में है O, और O को ये क्या कर रहा है, O आता है 15 पे, 15 और 5 20, तो यहां पे 17 और 5 22, देन उसके बाद में 13 और 5 18, और 7 और 5 12, सभी में क्या कर रहा है ये +5 कर रहा है। तो यहां पे 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक महिला ने 80 मिनट में 20 मीटर 80 मिनट के लिए 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 64 मिनट के लिए 65 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा करता है, तो औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पे आपके पास में ये देखो भी 80 मिनट के लिए है वो प्रति मिनट 20 मीटर जाएगा, तो 1600 मीटर हो जाएगा, ये आपका 1600 मीटर हो जाएगा। देन उसके बाद में ये आपके पास में 64 मिनट के लिए इसकी जो चाल है वो 65 मीटर पर मिनट होती है। तो यहां पे इसकी जो कुल लेंथ इसने कवर की है वो कितनी कवर की है अभी, कुल लेंथ है वो कितनी कवर की है, तो ये आपके पास में मान निकल के आ जाएगा। इसके अंदर कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 4160 मीटर कवर की है।
टोटल लेंथ कितनी कवर कर ली इसने, टोटल जो लेंथ है वो कितनी कवर कर ली, तो 5760। और 5760 कितने मिनट लग गए उसको, टोटल समय कितना लगाए, तो टोटल समय है वो आपके पास में 144 लगाए भी। तो औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल, कुल दूरी कितनी है 5760 और कुल समय कितना है 144 मिनट है। तो यहां पे आपके पास है मान निकल के आ जाएगा कितना भी, 40 मीटर प्रति मिनट। कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया भी एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है, इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 5 गुने के बराबर है। तो इनकी लंबी भुजा की मान बताना है। यहां पे देखो अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, अगर यहां पे अपन मान ले भी जो सबसे यानी एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है, तो मैं लंबी भुजा x मान लेता हूं, तो छोटी भुजा है वो आपके पास x माइनस में 21 हो जाएगा। अब इसने बोला भी संख्यात्मक मान यानी क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर है उसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 5 गुने के बराबर है। तो उनका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, परिमाप आएगा 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, लंबाई प्लस में चौड़ाई और उसके 5 गुने के बराबर है भी, तो इंटू कर दो आप 5, तो ये लो भी 5 गुने के बराबर हो गया। देन उसके बाद में ये क्या बोल रहा है, अब यहां पे मान रखो भी, मान रखोगे तो ये तो आपके पास में हो जाएगा x और x माइनस में 21, ठीक है। देन उसके बाद में यहां पे आ जाएगा आपके पास में 2 5 10 और ये बन जाएगा x और प्लस में x माइनस में 21, ये बीच में प्लस का निशान है भी आप, तो ये बनेगा x की स्क्वायर माइनस में 21x मल्टीप्लाई हो गया और ये आपके पास में बन जाएगा x और x 2x हो गया और 2x को फिर ये बन जाएगा आपके पास में 20x, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ गया ना, और माइनस में आपके पास में 210। तो इसको दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास में द्विघात समीकरण बनेगी x की स्क्वायर और यहां पे आपके पास है माइनस का 41x और प्लस में आपके पास में 210। ये मेरे पास में द्विघात समीकरण बन गई भी इसकी द्विघात समीकरण बन गई। अब इसमें अपन इसको सोल्व आउट करेंगे, टुकड़े करेंगे तो x की स्क्वायर माइनस में 35x और प्लस माइनस में ही अपन 6x ले लें और माइनस प्लस का आपके पास में कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, x माइनस में 35 आ गया, एक तो आपके पास में माइनस का 6 कॉमन आ गया, x माइनस प्लस माइनस और ये आपके पास में 35, तो ये बनेगा x बराबर में 6 और एक आपके पास में बनेगा x बराबर में 35। तो यहां से आप है वो x बराबर में 6 जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि बड़ी भुजा अगर 6 है तो छोटी भुजा फिर 6 माइनस 21 यानी माइनस में मान आएगा, जो कि माइनस में कोई लेंथ होती ही नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे आपके पास में x का मान कितना आ गया 35 आ गया। तो बड़ी भुजा आपके पास में 35 है तो छोटी भुजा है वो 35 में से 21 आप माइनस कर लो तो ये आपके पास में कितना बनेगा 14 भी। तो यहाँ पे छोटी भुजा 14 है और बड़ी भुजा 35, कौन सा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी यहां पे x की पावर -4 और -10x की पावर -2 है प्लस में 9 बराबर में 0 के मूल ज्ञात करने हैं, आपको के मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके अंदर अगर मैं मान लेता हूं भी x की पावर, ये जो x की पावर -2 है, x की पावर -2 बराबर है वो मैं क्या मान लूं, बराबर में y की जो पावर है y मान लेता हूं भी, क्या मान लेता हूं y मान लेता हूं। अब यहां पे x की पावर 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं x की पावर -2 की होल पावर 2 लिख सकता हूं। अब यहां पे इसको मैं x की पावर -2 की जगह y रखना है तो इसमें y रखूंगा तो ये मेरे पास में y की पावर 2 बन जाएगा। तो यहां पे मेरे पास में ये द्विघात समीकरण बनेगी y की पावर 2 माइनस में 10y और प्लस में आपके पास में 9 बराबर में 0। तो यहां से आपके पास में ये बन जाएगा y की स्क्वायर माइनस में 9y और माइनस का y, देन उसके बाद में प्लस में आपके पास में 9। तो यहां पे y कॉमन आ गया, बच गया क्या y माइनस में 9 और उसके बाद में यहां पे माइनस का 1 कॉमन आ गया, ये बन गया y प्लस माइनस माइनस और ये 9।
तो यहाँ पे आपके पास एक तो मान आ गया y बराबर में 1 और एक y का जो मान आ गया मेरे पास में वो आ गया कितना भी 9। एक y का मान 1 आया है और एक y का मान है वो 9 आया है। अब ये मान है वो आपको रखने कहां पे, आपने y क्या माना था अभी, y माना था x की पावर -2 बराबर y माना था अभी, x की पावर -2 बराबर आपने y माना था, ये बात है ना। तो यहां पे y की जगह आप मान रख दो, इसका y की जगह है वो आप मान रखोगे तो ये आपके पास में मान क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 बराबर में y का मान 9 है। तो यहां से ये बनेगा 1/x की पावर 2 बराबर में क्या आ जाएगा मेरे पास में 9 आ जाएगा भाई, इसको ये भी लिख सकता हूं मैं। अब मैं आगे वाली संख्या को पलटूंगा, ये संख्या पलटूंगा तो ये मेरे पास में बन जाएगा x की पावर 2 बराबर में 1/9 बन जाएगा ये। तो x बराबर क्या बन जाएगा मेरे पास में, तो x बराबर है वो मेरे पास में बन जाएगा √1/9। तो आपका x का मान आ गया 1/3, x का मान आपके पास 1/3 आ गया, रूट से बाहर निकलेगा वो +-1 होगा भी। अब x का मान आप ये y का मान 1 ले लो तो भाई आपके पास में y का मान 1 लोगे तो आपके पास में x का मान 1 क्या आ जाएगा, एक तो x का मान है वो यहाँ पे आपने पास में आ गया +-1 एक ही रहेगा भी, और दूसरा x का जो मान है वो +-1/3 बनेगा भी। तो यहाँ पे +-1 और +-1/3 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, ऐश्वर्या राय बच्चन को, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, तो वो आपका लुसाई विद्रोह है। लुसाई विद्रोह है ये आपका 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इस सीरीज के अंदर है वो यहाँ पे क्या आएगा, तो सबसे पहले देखो इसने क्या किया है, +5 किया है, 8 और 5 13, फिर +7 किया है, फिर +9 किया है, फिर +11 किया है, देन उसके बाद में +13 करेगा, 13 करेगा तो ये आपके पास में कितना बनेगा 53। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है 1929 में पेनिसिलियम कवक के जीवाणुरोधी गुणों की खोज किसने की थी भी, जीवाणुरोधी गुणों की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी भी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सेव 2025 के अनुसार कितने प्रतिशत उत्तरदायित्व का मानना है कि अगले 2 वर्षों में अशांति की संभावना है। तो ये 52% लोगों का मानना है भी। ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सेव नहीं है, ये आपका सर्वे है भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे के अनुसार है वो 52% लोगों का मानना भी अगले 2 सालों के अंदर है वो अशांति की संभावना है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी इसने बोला है भी 20 पुस्तकों का जो आपका विक्रय मूल्य है, 20 का जो आपका सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 6 के क्रय मूल्य के। तो यहां से अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस को इधर लेके आ जाऊं और 6 को इधर भेज दूं तो मेरे पास में ये बनेगा कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस, बराबर में मेरे पास में क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 20/6। तो 20 रुपए की कोई वस्तु 6 रुपए में बेचती तो हानि होगी भैया, यानी 20 रुपए की कोई वस्तु थी 6 रुपए में बेचती तो 14 रुपए की हानि कितने पे हुई है, 20 पे हुए इंटू 100। तो यहाँ पे आपके पास बी एकम 20 5 100 और 14 5 70, तो 70% की हानि होगी भी, 70% की हानि होगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी, यहाँ पे आप इसमें लिख लो भी 70% और इसमें लिख लो 70%। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ और पूरे विषय के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और पूरे विषय के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी।
तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।